नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम उस ताकतवर तकनीकी ढांचे के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को चलाता है। बात हो रही है डेटा वेयरहाउसिंग की। कभी सोचा है कि ये विशाल कंपनियां दशकों की बिखरी हुई जानकारी को एक ऐसी मजबूत नींव में कैसे बदल देती हैं जो उनके हर बड़े फैसले का आधार बनती है? चलिए इस रहस्य को मिलकर डिकोड करते हैं। जरा सोचिए, एक बहुत बड़े सुपरमार्केट या किसी ई कॉमर्स कंपनी के रोजमर्रा के काम के बारे में। हर सेकंड हजारों ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, रीफंड आ रहे हैं, स्टॉक अपडेट हो रहा है। ये बिल्कुल एक अव्यवस्थित रिटर्न डेस्क जैसा है जहां रोज का डेटा बिना किसी क्रम के बस जमा होता जा रहा है। अब अगर मैनेजमेंट को ये तय करना हो कि अगले 5 सालों में नया स्टोर कहाँ खोलना है, तो इस शोर शराबे वाले डेटा से ये फैसला कैसे होगा? खैर, इस अव्यवस्था को सुलझाने और बिजनेस को सही दिशा देने के लिए एक बेहद संगठित और विशेष तरीके की जरूरत होती है। और इस जटिल सफर को आसान बनाने के लिए आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम मुख्य परिभाषाएं देखेंगे, फिर ETL पाइपलाइन, उसके बाद डेटा मॉडल और स्कीमा, फिर वेयरहाउस का निर्माण और अंत में डेटा मार्ट्स को समझेंगे। बस इन्हीं 5 कदमों में ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं भाग 1 से, मुख्य परिभाषाएं। आखिरी डेटा वेयरहाउस भला क्या है? सच कहूं तो ये कोई आम डेटाबेस बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा स्पेशल रिलेशनल डेटाबेस है जिसे खास तौर पर बिजनेस डिसीजन लेने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे रोजमर्रा के कामों के लिए नहीं, बल्कि गहरे एनालिसिस यानी डीप एनालिसिस के लिए बनाया गया है। ये वो जगह है जहां बड़े संगठन रणनीतिक फैसले लेने के लिए अपने ही डेटा से सवाल पूछते हैं। और हाँ, ये आम ऑपरेशनल डेटाबेस से बिल्कुल अलग और स्वतंत्र होता है। इसे एक लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय के उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है। ऑपरेशनल सिस्टम्स उस लाइब्रेरी के चेकआउट डेस्क की तरह हैं, जहां काम बहुत तेजी से होता है। किताबें आ रही हैं, जा रही हैं, रोज का लेन देन हो रहा है। इसके ठीक उलट डेटा वेयरहाउस उस लाइब्रेरी का एक विशाल और शांत रेफरेंस आर्काइव है। यहाँ जानकारी को बहुत ही सुरक्षित और व्यवस्थित रूप में रखा जाता है, ताकि जब भी किसी बड़े रिसर्च या ऐतिहासिक विश्लेषण की जरूरत पड़े तो सही जानकारी बिना किसी देरी के मिल सके। अब किसी भी डेटाबेस को सही मायनों में डेटा वेयरहाउस कहलाने के लिए इन 5 मुख्य स्तंभों पर खरा उतरना ही पड़ता है। पहला, ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी डेटा किसी ऐप के बजाय सेल या कस्टमर जैसे विषयों के इर्द गिर्द जमा होता है। दूसरा, इंटीग्रेटेड, अलग अलग जगहों से आने वाले डेटा को एक समान रूप में ढाला जाता है। तीसरा, टाइम वेरिएंट, जो 3 से 10 साल तक का पुराना ऐतिहासिक डेटा संजो कर रखता है। चौथा, नॉन वोलेटाइल, जिसका सीधा सा मतलब है कि एक बार डेटा अंदर आ गया तो उसे सिर्फ पढ़ा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। और पांचवां, एक्सेसिबल, ताकि एंड यूजर्स इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकें। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, ETL पाइपलाइन। इस आरेख पर नजर डालिए। बाईं तरफ हमारा रॉ डेटा है, बिल्कुल फैक्ट्री के फर्स्ट जैसा कच्चा डेटा। ये डेटा एक लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरता है, एक स्टेजिंग एरिया में जाता है जहां इसकी सफाई होती है, और फिर दाईं तरफ अपने नए घर यानी रणनीतिक डेटा वेयरहाउस में पहुंच जाता है। ये सफर अपने आप में काफी दिलचस्प है, और इस पूरे सफर को ETL कहा जाता है। आइए इस बेहद जरूरी शब्द को तोड़कर देखते हैं। E का मतलब है एक्सट्रैक्ट, यानी अलग अलग सिस्टम से कच्चा डेटा बाहर निकालना। T यानी ट्रांसफॉर्म, जो एक स्टेजिंग एरिया में होता है। यहाँ डेटा को साफ किया जाता है, कमियां हटाई जाती हैं और उसे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाया जाता है। और अंत में L यानी लोड। इसका मतलब है इस साफ सुथरे सुरक्षित डेटा को एनालिसिस के लिए वेयरहाउस में जमा करना। डेटा मैनेजमेंट के इस काम में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। यहाँ से हम बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, डेटा मॉडल और स्कीमा। इस 3D क्यूब को ध्यान से देखिए। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताता है कि एक्सपर्ट्स किसी एक तथ्य को, जैसे कि सेल को, एक ही वक्त में अलग अलग नजरों से कैसे देख सकते हैं। एक ही झलक में पता चल जाता है कि किस तिमाही में कौन सा आइटम किस जगह पर कितना बिका। ये बहुआयामी संरचना विश्लेषण को इतना ताकतवर बनाती है कि बड़े बिजनेस तुरंत नए ट्रेंड्स पकड़ लेते हैं। और इस ताकतवर मॉडल को हकीकत में बदलने का सबसे आसान तरीका है स्टार स्कीमा। इसकी सादगी पर ध्यान दीजिए। इसके बिल्कुल बीच में एक फैक्ट टेबल है जिसमें मुख्य आंकड़े होते हैं,
जैसे बिक्री के नंबर्स, और ये टेबल सीधे तौर पर आसपास की डायमेंशन टेबल्स जैसे समय, जगह और आइटम से जुड़ी होती है। देखने में ये बिल्कुल एक चमकते सितारे जैसा लगता है ना? इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये समझने में बेहद आसान है और बहुत तेजी से रिजल्ट देता है। लेकिन चलिए देखते हैं कि ये आगे कैसे विकसित होता है। ये सामने स्नोफ्लेक स्कीमा है। ये स्टार स्कीमा के ही नियम पर चलता है, लेकिन इसमें डायमेंशन टेबल्स को और अधिक छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाता है। तकनीकी भाषा में इसे नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए आइटम टेबल को आगे आइटम और सप्लायर टेबल्स में बांट दिया गया। इससे एक जटिल शाखाओं वाला पैटर्न बनता है जो बिल्कुल बर्फ के टुकड़े यानी स्नोफ्लेक जैसा दिखता है। इसका मुख्य फायदा ये स्पेस बहुत बचाता है। अब इन दोनों आर्किटेक्चर की तुलना करना बहुत जरूरी है। एक तरफ है स्टार स्कीमा जो डीनॉर्मलाइज्ड है। यहाँ क्वेरी बहुत तेज चलती है और इसे समझना आसान है, लेकिन इसमें डेटा रिपीट होने की वजह से डिस्क स्पेस थोड़ा ज्यादा लगता है। दूसरी तरफ स्नोफ्लेक स्कीमा नॉर्मलाइज्ड है, जो डिस्क स्पेस तो बचा लेता है, लेकिन काम थोड़ा जटिल हो जाता है क्योंकि कई टेबल्स को आपस में जोड़ना पड़ता है। तो ये तेज रफ्तार और स्टोरेज बचाने के बीच का एक क्लासिक ट्रेड ऑफ है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे हिस्से पर, डेटा वेयरहाउस का निर्माण। इसे बनाने के सफर में मुख्य रूप से ये 5 कदम होते हैं। पहले 3 कदम तो वही हमारी जानी पहचानी ETL प्रोसेस ही है, डेटा निकालना, उसे ट्रांसफॉर्म करना और लोड करना। लेकिन चौथा कदम बहुत अहम है, प्री कैलकुलेटेड समरी बनाना, ताकि भारी भरकम रिपोर्ट्स पलक झपकते ही सामने आ सकें। और 5वां कदम हमें ये याद दिलाता है कि सिर्फ डेटा जमा कर लेना काफ़ी नहीं है, अंतिम यूजर्स के लिए बढ़िया और आसान फ्रंट एंड रिपोर्टिंग टूल्स बनाना या खरीदना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि एक वेयरहाउस की असली कामयाबी इसी पर टिकी होती है। और अब हम आते हैं आखिरी और 5वें हिस्से पर, डेटा मार्ट्स को समझना। यहाँ देखा जा सकता है कि कैसे मेन वेयरहाउस से डेटा के खास हिस्सों को अलग किया जा रहा है और उन्हें छोटे, ज़्यादा फोकस वाले डेटा मार्ट्स में भेजा जा रहा है। अब सोचिए, इतने विशाल वेयरहाउस में हर डिपार्टमेंट को सब कुछ खंगालने की ज़रूरत तो नहीं है ना। इसलिए HR डिपार्टमेंट के लिए एक अलग डेटा मार्ट और मैन्युफैक्चरिंग टीम के लिए एक अलग डेटा मार्ट होता है। ये सिस्टम काम को बहुत आसान और सुरक्षित बना देता है। ये तालिका दोनों के अंतर को बिल्कुल साफ कर देती है। डेटा वेयरहाउस पूरे बिजनेस के लिए होता है, इसमें कई विषय शामिल होते हैं और इसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके ठीक उलट डेटा मार्ट का दायरा बहुत छोटा होता है। ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट या एक ही टॉपिक पर फोकस होता है, जैसे कि सिर्फ सेल्स या सिर्फ फाइनेंस, और यही वजह है कि इसको डिज़ाइन करना और इस्तेमाल करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो इसके साथ ही हम इस विश्लेषण के आखिर में आ गए हैं। जैसा कि हमने देखा, डेटा वेयरहाउस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बस एक बार बनाकर भुला दिया जाए। ये एक जिंदा सिस्टम की तरह है जो बिजनेस के साथ साथ लगातार बढ़ता रहता है। अब जरा सोचिए, आने वाले वक्त में जब दुनिया भर का डेटा अनंत तेजी से बढ़ेगा, तब डेटा मैनेजमेंट का ये ढांचा और कितना बदलेगा। आगे चलकर इसमें नए और अनोखे बदलाव जरूर आएंगे। डेटा की इस दुनिया का सफर आज यहीं रोकते हैं। उम्मीद है इस जानकारी ने कुछ नए दृष्टिकोण जरूर दिए होंगे।